तो लास्ट हमने रिवाइज कर लिया था ट्रायल बैलेंस, और आज हम लोग को स्टार्ट करना था अपना आखिरी चैप्टर रिवीजन में, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट चिल्ड्रन। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने ट्रेडिंग पीएल तो पढ़ा ही हुआ है, बड़ा आसान है। आसान बहुत है, बट दो चार चीजें मैं आपको कुछ बताऊंगा, शायद आप भूल बैठे हो, तो वो फिर से रिवाइव करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो झटपट, एज आई हैव ड्रॉन, यू पीपल आर ऑल्सो सपोज टू ड्रॉ चिल्ड्रन what is called as ट्रायल बैलेंस एज एट। thereafter आप यहाँ पे लिखेंगे what is titled as heads of account और head of accounts, कुछ भी लिख दीजिए, चलता सब है। then we have children what is called as debit balance, and then we have what is called as credit balance। तो सबने ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या लिखना है। वी हैव हाउ मेनी टाइप ऑफ आइटम्स। अगर मैं आपसे बात पूछूं तो आप बोलेंगे सर ट्रायल बैलेंस कॉन्स्टिट्यूट हाउ मेनी टाइप ऑफ आइटम्स, 5 items children। they are assets, they are एक्सपेंस, expenses और expense कुछ भी बोल सकते हैं। thereafter they are on the credit side titled as capital, कैपिटल, liabilities and बच्चों what is called इनकम। incomes। simple as that। तो ये कहानी आई होप सो सबको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम चले। चलिए, देर आफ्टर जब आप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर सब डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स। व्हाट आर दीज मल्टीपल पार्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। बात करेंगे अगर हम एक्सपेंसेस की या इनकम्स की चिल्ड्रन, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस and other is called as children what, indirect expenses। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे या कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस चिल्ड्रन। अप टू द पॉइंट ऑफ एंट्री इन द बिजनेस, expenses are called as direct expenses। I repeat children, up to the point of entry। मान लीजिए कि आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे है, आपने गोडाउन वगैरह भी खोले हुए हैं, तो जिस भी चीज को आप बिजनेस प्रेमाइसेस बोलते हो, कानून की भाषा में ज्यूरिसडिक्शन, सरहद जिसको बोलते हैं, बाउंड्री लाइन, उसके अंदर वहां तक गुड्स पहुंचने में जो भी पैसे आपके खर्च होते हैं, यू कॉल देम एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर आपकी शॉप किसी एक्स लोकेशन पे है, गोडाउन आपका वाई लोकेशन पे है, एंड डायरेक्टली यू स्टोर द गुड्स इन योर गोडाउन चिल्ड्रन, तो वाई लोकेशन पे आपके गोडाउन की चौखट तक गुड्स आने पे व्हाट्सएवर कॉस्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, छोटे हाथी से सामान आया, कैरेज इनवर्ड एंड ऑल, सबको आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज यू हैव अ रिटेल बिजनेस हाउस, गॉट इट क्लियर, और आपकी शॉप पे ही सो कॉल्ड सारा स्टॉक रहता है, देयर इज नो गोडाउन, तो शॉप तक आने पे जो भी मनी आपने स्पेंड किया चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। सो डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड होगी यहाँ पे। Here we constitute children opening stock, then we have what is called as purchases minus purchase return। रिटर्न, तो आप परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, एंड देयर आफ्टर पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको कुछ नजर आएगा लिखा हुआ कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपेंस और हेडिंग में भी डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली डायरेक्ट आइटम ऑफ एक्सपेंस है, जो थोड़ा सा ब्रॉडर डेफिनेशन कैरी करता है, और उसके अंदर जो डायरेक्ट एक्सपेंस है थोड़ी सी नैरो डेफिनेशन कॉपी करता है इसके अंदर। और यहाँ पे आइटम्स कौन कौन से आएंगे, इट इज लाइक चिल्ड्रन वेजेस, वेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ट की जगह मेनी अ टाइम्स यूज, लाइटनिंग, कार्टेज, लाइटनिंग नहीं हो सकता, लाइटिंग भी नहीं हो सकता, हीटिंग एंड लाइटिंग मान सकता हूं मैं। हीटिंग एंड लाइटिंग। हाँ, हीटिंग एंड लाइटिंग। लाइटनिंग तो वो जो बिजली कड़कड़ाती है बरसात में। देयर आफ्टर वी हैव कोल, कॉमा गैस एंड पार, या आप वाटर भी बोल सकते हैं, गॉट इट क्लियर, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। इस तरह के ढेर सारे एक्सपेंसेस, रॉयल्टी एंड ऑल। बस एक लॉजिक याद रखना है, अप टिल द थ्रेशोल्ड ऑफ योर शॉप और गोडाउन, गुड्स आने में जो भी मनी स्पेंड हुआ, दैट इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंस चिल्ड्रन। एंड आफ्टर
the point of entry in the business. जो भी expenses हम खर्च करेंगे children, they are called as what? They are called as what children? Indirect expenses. Indirect expenses are further divided into multiple categories, जिसमें से पहली कैटेगरी होती है what is called as children? Operating expenses, और इसमें आपको मिलेंगे सारे के सारे office and administrative expenses children. Thereafter you will get selling and distribution expenses. Thereafter, like we have the category of operating children, we have one more category titled as non-operating. कोई भी ऐसा expense जिसका business की frequency से कोई भी फर्क नहीं होगा, like business बड़ा हो छोटा हो, but they are exactly same. बैंक की checkbook, HDFC बैंक में आपने अकाउंट खोला, either your monthly turnover is 100 करोड़ या डेली टर्नओवर इज 1000 करोड़, जो चेकबुक के चार्जेस बैंक आपसे लेगा वही सबसे लेता है. लॉजिक समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन आपने 1 करोड़ का लिया और मैंने मान लीजिए 1000 करोड़ का लिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो आपको भी 7% देना और मेरे को भी 7% देना है. सो दीज एक्सपेंसेस आर नॉट अफेक्टेड विद द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. Thereafter we have what is called as non-cash items. In this you can enlist what is called as depreciation or children loss on sale of assets. And then we have last item what is called as appropriation. Appropriation का मतलब रिजर्व क्रिएट करना, प्रॉफिट को सेट असाइड करके रखना. इतनी कहानी चिल्ड्रन सबको समझ में आ गई? इतनी कहानी भाई सबको Yes, समझ? sir. चलिए. So all these items children which are classified as direct and all these items which are classified as indirect, question rises कि ये कहाँ लिखे जाएंगे. डायरेक्ट आइटम्स, इनडायरेक्ट आइटम्स एक्सपेंसेस के जब भी होंगे चिल्ड्रन, डायरेक्ट आइटम्स विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड चिल्ड्रन इनडायरेक्ट आइटम्स विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इतनी बात सबको खोपड़ी में गई? पक्का? Thereafter children हम सिमिलरली क्लासिफाई करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अपनी इनकम्स को. तो इनकम्स का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा. अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस, आसान है ये भी. तो इनकम्स को भी जब आप क्लासिफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो वी हैव टू टाइप ऑफ इनकम्स. वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन डायरेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज Indirect. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी होती हैं चिल्ड्रन? ये तो एग्जाम्पल लोग बोल रहे हैं. प्रिंसिपल सर जो रेगुलर एक्टिविटीज का है उसको डायरेक्ट इनकम. generating activities of the business. तो जिस हरकत से बिजनेस में मेन रेवेन्यू आता है, स्कूल के लिए ट्यूशन फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बजाज जैसी कंपनी के लिए मोटरसाइकिल्स की सेल वैल्यू, रीबॉक जैसे ब्रांड के लिए शूज, स्लीपर्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज, जैकेट जो भी वो बेचते हैं उनसे आने वाला पैसा, मैकडॉनल्ड्स के लिए ईटेबल से जो पैसा आएगा, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट व्हाट चिल्ड्रन? इनकम. एक्सपेंस तो हो गया. चलिए गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ. गुड मॉर्निंग नहीं बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो कुछ लोग सो रहे थे. तो ये बात समझ में आ गई? ऑल other than direct item children. I repeat, all other than direct items. जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी, they are called as what children? Indirect incomes. खोपड़े में बात गई. यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, so children we have sales and the modern word is revenue. इनडायरेक्ट इनकम्स की बात अगर करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे अगेन बाइफरकेशन आ जाता है फिर, और इस बाइफरकेशन में आपको क्या क्या आइटम्स मिलेंगे, लेट्स सी चिल्ड्रन. चलिए भाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको मिलेगा व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग नेचर की इनकम चिल्ड्रन, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम्स एंड गेन्स. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई. ऑपरेटिंग नेचर की इनकम की बात करें तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड.
नॉन ऑपरेटिंग की बात करें तो इट इज रेंट रिसीव्ड, इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट इज कमीशन रिसीव्ड, इट इज डिविडेंड रिसीव्ड, एटसेट्रा चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। एंड गेन्स के केस में इट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ assets. So this we have in the definition of gain. Logic understood? जितने भी आइटम्स को आप डायरेक्ट नेचर की इनकम बोल रहे हैं चिल्ड्रन, दीज विल अगेन बिकॉज इनकम्स हैं तो विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और जो इनडायरेक्ट हैं चिल्ड्रन दे आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया सबको भाई? और इसके अलावा जो आइटम्स आपके पास बचे हुए हैं which are there in your trial balance children, that is asset, capital and liability. Again not a very great rocket science to understand. ये कहाँ अपीयर करेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। कोई बहुत धमाकेदार चीज नहीं है ये। They will appear in what is called as children balance sheet. समझ में आ गई भाई कहानी, कौन सी चीज कहाँ जाएगी? पक्का? चलिए बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा और फर्दर इसको ट्रिकल डाउन करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई आइटम्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ना कुछ लिखने हैं चिल्ड्रन, तो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स जब आपने पूरे लिख दिए ट्रेडिंग अकाउंट में तो अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। भाई हरकत हुई है तो इसका कोई इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। सो द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट अगर क्रेडिट ज्यादा है, और अगर डेबिट ज्यादा है तो आंसर इज व्हाट चिल्ड्रन? ग्रॉस लॉस। Similarly, the answer from what is called as profit and loss account भी कुछ ना कुछ आएगा चलो, ध्यान से सुनिएगा बात को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आंसर को आप क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। खोपड़े में बात गई चलो। सो इफ क्रेडिट साइड इज मोर इट इज नेट प्रॉफिट, इफ डेबिट साइड इज मोर it is called as a net loss. So this was the whole story of trading and PL account preparation. Ultimately net profit आएगा तो कैपिटल में बैलेंस शीट में प्लस करेंगे और लॉस आएगा तो माइनस, ड्राइंग्स माइनस होगा, बाकी सारी कैपिटल लायबिलिटी एसेट्स बैलेंस शीट में पुट कर देंगे, बोथ साइड विल गेट इक्वल टोटल्स। बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंस नहीं आता। एक बार एक बच्चे से मैंने पूछा था सवाल क्यों नहीं आता, तो उसने जवाब दिया था सर क्योंकि ऊपर ही बैलेंस वर्ड लिख दिया जाता है। तो मैंने फिर उसका हाथ जोड़ा, फिर मैं गायब हो गया वहां से। समझ में आ गई बात? तो झटपट इसको अपडेट कर लें। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क भाई। कोई अमन जी की एक क्वेरी है जिससे अमन चैन बना रहेगा क्लास की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट साइड ऑफ पीएल में क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है, अभी एडजस्टमेंट में भी इस बात को हम समझेंगे। लास्ट ईयर आपने ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर दिया था जिससे धड़ाम से योर नेट प्रॉफिट वेंट डाउन, बट वो लॉस तो आपको हुआ ही नहीं। पहले मैंने बोल दिया ना, ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर दिया, वो लॉस हुआ ही नहीं, तो पिछले साल आपका प्रॉफिट गिर चुका है। अब आप पिछले साल के प्रॉफिट को तो ठीक कर नहीं सकते बिकॉज योर अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन क्लोज। तो मोस्ट मैक्सिमम आप अपना एरर कब करेक्ट कर सकते हो? लेटेस्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो पिछले साल के प्रॉफिट को गिराया था तो इस साल के प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बकवास होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह सिर्फ ये ग्रेजुएशन तक चलता है, वो भी सेकंड ईयर तक। व्हेन यू स्टडी इनकम टैक्स इन थर्ड ईयर, वहां पे टीचर आपको बोलेगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल जैसी चीज आपको पीएल में कहीं लिखनी नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेज कि आप इसको पीएल की डेबिट में लिखिए, बट इनकम टैक्स अकाउंटिंग सेज कि जो पीएल आप बनाएंगे वहां पे इस तरह के प्रोविजंस को लिखना अलाउड बिल्कुल भी नहीं। चलिए भाई, डन दिस, सबने कर लिया? चिल्ड्रन डन ऑल? चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सो कॉल्ड चिल्ड्रन बना लेंगे अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट्स, और फिर मैं एडजस्टमेंट्स की तरफ चलता हूं चिल्ड्रन। चलिए लेट मी गेट अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। चलिए बच्चों, मिल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, कहाँ गया कहाँ गया? चिल्ड्रन ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, बट इसमें तो सिर्फ ट्रेडिंग ही बोला गया है।
हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ पीएल ही बोला गया है, बड़े बदतमीज टाइप के लोग हैं ये लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन मिल गया। चलन क्लोजिंग स्टॉक इज 50,700। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएल आप बनाएंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹50,700। इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन टू एवरीबडी? सबको विजिबल है? चलिए, तो कैपिटल जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड चिल्ड्रन, creditors will also appear on the liability, bank ODB liability, but interest on overdraft, financial expense, non-operating nature का PL, debtors asset side, purchase trading, sales trading, return inward और outward purchase और sale में से minus होगा, opening stock trading, freight inward trading, patent is an asset, cash asset, capital में से minus, freehold property, plant and machinery, computers all assets, rent will go in PL, this also in PL. Had it been life insurance premium, we could have treated it as drawings. फायर इंश्योरेंस है तो पीएल में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, पार नहीं है। पार अगर लिख के आएगा तो मतलब इट्स अ हैवी ड्यूटी कनेक्शन 15-20 किलो वोल्ट का जो फैक्ट्री में यूज होता है, तो इट इज द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तब वो ट्रेडिंग में जाता। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट अगर लिखा है तो पीएल है। फैक्ट्री लाइटिंग विल गो इन ट्रेडिंग, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर पीएल, कोल गैस एंड पावर ऑल्सो वेयर चिल्ड्रन ट्रेडिंग अकाउंट। So will people be able to prepare trading PL and balance sheet? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 to 7 minutes time, start very quickly. चलिए, check trading account. First and foremost, we'll be putting two opening stock, two purchases 247,400 minus return 6,300. Credit side buy sales 4,30,950 minus sales return 11,400 and buy closing stock. Thereafter on the debit side, we'll be putting two factory lighting, two coal gas and power. That's it. Anybody who has calculated GP can answer me? Sorry, freight inward भी है, कहाँ गया? हाँ, freight inward as well. So considering freight inward, what is the answer that we have? 1,98,550. Please don't match it with the answer printed है, because it constitutes adjustments as well. बट ट्रेडिंग का कोई एडजस्टमेंट था नहीं तो इसलिए सेम आ रहा है, पीएल में नहीं आएगा आपका आंसर सेम। चलिए, सबका आ गया ट्रेडिंग का आंसर भाई? पीएल बनाना स्टार्ट करिए। बाय जीपी ब्रॉट डाउन 198,550, देन वील बी पुटिंग ऑन द डेबिट साइड चिल्ड्रन आइटम्स लाइक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी वील पुट, देन वील राइट रेंट, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय सैलरी टू स्टोर कीपर, गोलकीपर, स्टोर कीपर। चलिए करिए फास्ट। GP came to 198,550, NP is coming to 1,60,600. Now profit है तो कैपिटल में क्या करेंगे इसे बच्चों? प्लस। तो लाइबिलिटी साइड में और असेट साइड में क्या क्या आएगा? लेट्स सी। कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी ऑन द लाइबिलिटी चिल्ड्रन, पेटेंट्स, कैश, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द असेट साइड। What is to be done for drawing children? Everybody knows कैपिटल में से माइनस और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में से प्लस करेंगे। चलिए बी क्विक टू दिस। चलिए, so mark the balance sheet total on both sides, asset also, liability also, 8,49,100. So everybody understood how a plain and simple vanilla flavor type trading PL balance sheet without adjustments is done? चलिए बच्चों, तो let's continue further in sequence with what is called as adjustments. तो मैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा इन सब चीजों को बताने में कि भाई एडजस्टमेंट एंड ऑल दैट क्या होता है, बिकॉज ये सबको पता है। एनी ट्रांजैक्शन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड थ्रू आउट द ईयर प्रॉपरली और विच वाज रिकॉर्डेड बट गॉट रॉन्ग समहाउ, we need to correct it at the end of the year while preparing trading PL and balance sheet. That correction is known as a adjustment basically. समझ में आ गया? Adjustments are generally given children outside the trial balance, but many a times people may feel like कि adjustments के जो items हैं वो trial balance के अंदर ही आ जाते हैं. In that case they are not necessarily to be treated like adjustments. खोपड़े में बात गई सबकी? समझ में आ गया? चलिए, तो सो कॉल्ड एडजस्टमेंट सबसे पहला आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। अभी अभी आपने इसको क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिखेंगे चिल्ड्रन और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बट मेनी अ टाइम्स आपको क्लोजिंग स्टॉक कहां पे नजर आएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर।
दो कंडीशंस होंगी, ईदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन टू यू और एडजस्टेड परचेजेस दिया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी सीओजीएस बोलते हैं। व्हाट इट, फिर से बोल देता हूँ गुड मॉर्निंग एक बार, क्योंकि गुड मॉर्निंग ना बोलो तो लोग कहेंगे फिर स्लिप ऑफ टंग ही है, पता नहीं कितना तेल चबा लिया है कि टंग स्लिप ही करती जा रही। ऐसा लग रहा है कि पकौड़ा तेल में तल के नहीं, ग्रीस में तल के खाया था, तो इसलिए स्लिप ऑफ टंग ही चल रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंदर रहेगा तो इट विल अपीयर ओनली इन बैलेंस शीट। डेप्रीसिएशन चिल्ड्रन पीएल में डेबिट कर देंगे और बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव असेट में से माइनस। इफ डेप्रीसिएशन अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस चिल्ड्रन, in that case it will appear only in PL। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो अभी भी पे करना बाकी है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में आप ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग होगा तो ट्रेडिंग में ऐड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग होगा तो पीएल में। एंड देयर आफ्टर आउटस्टैंडिंग है मतलब येट टू बी पेड, द पर्सन टू whom it is to be paid or the organization stands to act as an obligation over our head and obligations of the business are liabilities। समझ में आ गया? और कभी कभी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा तो you will post it where children, only on the liability side of balance sheet। प्रीपेड ठीक उसी का उल्टा है, आप रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस, एंड देन क्योंकि आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं, टाइम से पहले पे कर दिया, सो दैट पर्सन इज इंडेटेड टू यू। तो जब भी कोई इंसान इंडेटेड टू यू है मतलब वो आपका डेटर है बच्चों। क्या है वो आपका डेटर, और डेटर है तो डांटेंगे आप उसको, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। गॉट इट? कभी कभी ये प्रीपेड आपको बाहर नजर नहीं आएगा, रादर इट विल अपीयर वेयर चिल्ड्रन अंदर ट्रायल बैलेंस के, तो इट विल बी पोस्टेड ओनली इन बैलेंस शीट। सेम विद अक्रूड इनकम, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन से पैसे लेने हैं बट अभी ये पैसे मिले नहीं, सो दैट पर्सन इज अगेन इंडेटेड टू यू, एक्टिंग एज व्हाट चिल्ड्रन डेटर। डेटर है तो बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे असेट में, और अक्रूड इनकम को रिस्पेक्टिव इनकम में टीएल की क्रेडिट साइड में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। समझ गए इस बात को? बैलेंस शीट में ही सिर्फ लिखा जाएगा इफ अक्रूड इनकम अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो रटना नहीं है इसको कि अगर एडजस्टमेंट वाला आइटम अंदर आए तो सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएगा या सिर्फ पीएल में ही जाएगा। 5 चीजें याद रखिएगा। एनीथिंग रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ टू बी असेट, कैपिटल और लायबिलिटी विल अपीयर इन बैलेंस शीट। एनीथिंग रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ टू बी एक्सपेंस और इनकम विल अपीयर इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए मूविंग अहेड। तो अगला है चिल्ड्रन हमारा कॉन्सेप्ट व्हाट इज कॉल्ड एज अक्रूड था ना ये, हाँ प्री रिसीव्ड चिल्ड्रन। तो प्री रिसीव्ड का मतलब टाइम से पहले आपको पैसे मिल गए। टाइम से पहले मिल गए तो अगेन ये आपकी कमाई नहीं है, रादर ये ऑब्लिगेशन है, आपके सिर पे एक बोझ है, तो विल अपीयर वेयर इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चिल्ड्रन। 75,000 रेंट मिला जिसमें से 5 एक्सेस है, तो रियल इनकम निकालने के लिए आप प्री रिसीव्ड को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। समझ गए सब लोग? चलिए भाई, अगर अंदर दिया है प्री रिसीव तो इट इज द लायबिलिटी विल अपीयर वेयर चिल्ड्रन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा मजेदार एडजस्टमेंट है, पीएल में डेबिट होगा बीइंग एन एक्सपेंस, ओनर इज नॉट गोइंग टू टेक दिस मनी बैक टू हिज होम चिल्ड्रन, रादर इट विल बी रीइन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो व्हाट विल हैपन टू सो कॉल्ड कैपिटल, इट विल इंक्रीज, इंक्रीज करेंगे तो प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसी का उल्टा है चिल्ड्रन, कैपिटल में से आप इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे, बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो आप पीएल में किस साइड पे लिख देंगे इसको क्रेडिट साइड में। एंड व्हाट इज टू बी डन विद कैपिटल माइनस। गॉट इट क्लियर? गुड्स अगर खो गए या फ्री सैंपल बांट दिया या ओनर अपने घर ले गया, तीनों केसेस में आप परचेज में से क्या करेंगे बच्चों माइनस। सर क्यों माइनस करेंगे? इसलिए माइनस करेंगे बिकॉज आपने इन गुड्स को सेल नहीं किया। बिकॉज इनको सेल नहीं किया तो ये आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? बिकॉज एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। जब आप इनको बेचोगे ही नहीं, आपको इनसे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो इट इज नॉट योर एक्सपेंस। देयर आफ्टर बीइंग एन एक्सपेंस, क्योंकि आपके खो गए गुड्स, लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे पीएल में डेबिट। फ्री सैंपल बांट दिया तब भी पीएल में क्या करेंगे डेबिट। और अगर पर्सनल यूज के ले लिया चिल्ड्रन तो इट इज एक्टिंग एज व्हाट ड्रॉइंग्स है, तो कैपिटल में क्या कर देना है माइनस। इन ट्रांजिट है गुड्स, रास्ते में अभी पहुंचे नहीं है बट बिल आपके नाम बन चुका है। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट चिल्ड्रन, जैसे ही बिल बनता है ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड, चाहे उनकी फिजिकल रिसिप्ट आपको हुई हो चाहे
नाउ यो, तो आप इसे क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जब बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, जस्ट बिलो दैट, एंड सिमिलरली ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज वेल। अब बात आती है गुड्स खो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अलाउ किया या दिया। इफ द इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, आप बैंक में से प्लस करेंगे, और अगर एडमिट किया बट पे नहीं किया, असेट साइड पे यू विल रिफ्लेक्ट एन अकाउंट टाइटल्ड एज इंश्योरेंस कंपनी। ओके, बिकॉज अगेन इंश्योरेंस कंपनी is also indebted to us and it is acting like a debtor. Okay, bad debts ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है चिल्ड्रन। तो इसके लिए जो कंबाइंड वाला रूप है, मैं उसी को आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, डेटर्स आपको कितने के नजर आ रहे हैं चिल्ड्रन? 3 लाख। इस 3 लाख के डेटर्स की जो वैल्यू है, इसमें ऑलरेडी बैड डेट्स और डिस्काउंट माइनस हो चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चिल्ड्रन? इट इज एक्सेस debited to PL in previous year. Now it is to be corrected. तो पिछले साल पीएल में ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए इस साल पीएल में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गई बात चलन? देयर आफ्टर फर्दर बैड डेट्स, मतलब ईयर के एंड में पता लगा कि 10,000 के डेटर्स और भाग गए, तो बच्चों बचे कितने के? 290। इसमें उम्मीद है कि 8% ऑफ द डेटर्स मे और मे नॉट पे द मनी, तो 2,90,000 का 8% विल कम डाउन टू हाउ मच? 23,200। अब जो डेटर्स बचे, दे आर कंफर्म्ड दैट दे विल पे द मनी, तो डिस्काउंट हम किनको देंगे? इन्हीं डेटर्स को जो यहां पे बच गए हैं। बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को आप ऐड करेंगे, सेम केस विद डिस्काउंट, और डेटर्स में क्या कर देंगे? सबको चिल्ड्रन माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? सबसे टेढ़ा एडजस्टमेंट यही है। और जब आप ग्रेजुएशन में इनकम टैक्स पढ़ेंगे, टीचर बोलेगा ये भी बकवास था, ये भी बकवास था। तो जो चीज 11th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट बोल के पढ़ाई जाती है, रियल लाइफ में वो बकवास हो जाती है। हर टॉपिक में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसमें ऐसा है। ये नहीं कि टीचर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है, नहीं है तो बकवास ही होगा। तो इसको एक सो कॉल्ड लॉ मत बना लीजिएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एनीथिंग व्हिच इज टॉट विद वेरी ह्यूज डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस दैट इज अज्यूम टू बी बकवास। ऐसा नहीं है। ठीक, घर में पता लगा गेस्ट आ गए, पापा मी कहने बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट है, अरे सर ने भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट बताया था, बाद में बोल दिया कि बकवास है, तो गेस्ट भी ऐसा नहीं है चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात सबको? क्रेडिटर्स कह रहे हैं भाई टाइम पे पैसा दे दो तो हम थोड़ा डिस्काउंट और दे देंगे, वी सेड ओके। तो ड्यूरिंग द ईयर 7,000 तो डिस्काउंट दे चुके हैं चिल्ड्रन, 12,000 और मिल सकता है। टोटल कितना हो गया? 12 + 7, कुछ भी नहीं, 19। पिछले साल एक्सेस डिस्काउंट हमने अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया था, इस साल इसे क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई, या तो डेबिट कर लीजिए और या तो क्रेडिट में माइनस कर दीजिए। मैनेजर्स कमीशन चिल्ड्रन, हाँ एक चीज और याद रखनी है, ओल्ड प्रोविजन चिल्ड्रन, चाहे वो डेटर्स का हो और चाहे वो क्रेडिटर्स का हो, बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोविजन से हमारा पिछले साल का पीएल गड़बड़ है, तो हमको प्रॉफिट ठीक करना है। डेटर्स क्रेडिटर्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैनेजर्स कमीशन में तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी। बीइंग एन एक्सपेंस, पीएल में आप इसे क्या कर देंगे चलन? डेबिट। प्रॉफिट्स पे बेस्ड है, गारंटी नहीं है कि पैसा देना है कि नहीं देना है इसको, बट अगर प्रॉफिट हो गया तो वी नीड टू पे। तब तक जब तक पेमेंट हो नहीं जाता, ये हमारे हैं कौन? लायबिलिटी। समझ में आ गया? आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग की बहुत कहानियां बताई थी, इक्वेशन वगैरह फॉर्म करवाई थी, बट अगेन जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो जरूरी नहीं कि वो है बंदर। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देंगे। आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और बिफोर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। कैसे आया ये 100 प्लस रेट? इसके लिए आपको ड्यूरिंग द सेशन ये इक्वेशन पढ़ाई गई थी। तो एग्जाम में आपको ये इक्वेशन बना के नहीं सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट होगा आपका, आप सीधे फॉर्मूले पे ही चले। क्लियर? इट्स जस्ट लाइक दैट कि डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो क्या पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन देखते हैं दवाई का, और घर लाके चूरा करके हटाते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, नहीं मेरे को ये वाली पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना, वैसे ही। चलिए, देयर आफ्टर इनफर्ड और हिडन एडजस्टमेंट, 10% लोन, 5 लाख का 10% कितना होता है चिल्ड्रन? 50,000। अगर आपने 40 पे किया तो 10,000 विल बी कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग, 55 पे किया
for 5,000 will be acting as prepaid. Similarly, children, 7% of 3 lakh is what? 21,000. अगर आपको 18 मिला है तो डिफरेंस 3,000 will be called as what? Accrued. और 25,000 मिल गया तो डिफरेंस 4,000 will be called as what? Pre-received. अब pre-received, accrued, outstanding और prepaid को कैसे अकाउंट फॉर करना है ये ऑलरेडी आप जानते हैं. Is that understood? Is that understood, children? मशीनरी खरीदी और उस पे वेजेस पे किया और गलती से कहां जोड़ दिया इसको? वेजेस में. एंड द करेक्ट थिंग वाज कि कहां जोड़ना था चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट. तो अब आप क्या करेंगे? मशीनरी में प्लस कर देंगे चिल्ड्रन और वेजेस में. इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है चिल्ड्रन. देयर आफ्टर यू नीड टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन. तो मशीनरी की जब वैल्यू 3 लाख आएगी तो यू विल बी कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन ऑन व्हाट वैल्यू? 3 लाख रुपीस. याद रहेगा. इसी का उल्टा चिल्ड्रन, खर्च किया पैसा रिपेयर्स पे, गलती से कहां पे जोड़ दिया? मशीनरी से. तो मशीनरी में क्या करेंगे? माइनस, और रिपेयर्स में क्या करेंगे? प्लस. इसके बाद कैलकुलेट होगा व्हाट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन. समझ गए इस बात को चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस? परचेज रिकॉर्ड करनी भूल गए तो ऐड कर दीजिए परचेज में. उधार में खरीदा तो वील ऐड विद क्रेडिटर्स, कैश में खरीदा तो वील डिडक्ट फ्रॉम कैश. सेल्स रिकॉर्ड करनी भूल गए तो ट्रेडिंग में सेल्स में ऐड कर दीजिए. उधार में खरीदा तो वील ऐड विद डेटर्स, और कैश सॉरी बेचा है तो डेटर्स में ऐड करेंगे, और कैश में बेचा है तो कैश में ऐड कर देंगे. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटर्स में ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी ऑन दैट यू आर सपोज टू कैलकुलेट प्रोविजन. यही सब बातें बच्चे भूल जाते हैं. बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता था तो इसकी एक आपको मैंने एंट्री सिखाई थी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. और बिल्स पेबल डिसऑनर होता था तो एंट्री सिखाई थी बिल्स पेबल टू क्रेडिटर या ड्रॉर. तो अल्टीमेटली बिल्स पेबल में आपको माइनस करना है बच्चों और क्रेडिटर्स में प्लस. यहाँ पे डेटर्स में चिल्ड्रन प्लस करना है और बिल रिसीवेबल में बिल्स माइनस. पेबल में आपने नोटिंग चार्जेस नहीं लिखा. तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे है कहाँ उज्जवल जी? यहाँ से डिसऑनर की बात हो रही है. आपने तो एकदम यस. ले लिया एडजस्टमेंट को. समझ में आया? शादी में गए, लिफाफा दिए, खाए पिए, अब विदाई तक तो रो के थोड़ा घर आएंगे, हम तो पहले ही चले आएंगे. समझ में आ गई बात? उज्जवल जी समझ गए इस बात को? सर. उज्जवल जी समझ गए इस बात को? यस सर. चलिए, तो यहाँ पे बिल्स पेबल में डिसऑनर में और बिल रिसीवेबल में क्या करना है, बात समझ में आ गई? अब जब प्रोविजन निकालना होगा चिल्ड्रन, वो डेटर्स में वैल्यू ऐड करने के बाद निकलेगा, या क्रेडिटर्स में भी वैल्यू ऐड करने के बाद निकलेगा. क्यों? क्योंकि ये जो बिल डिसऑनर हुआ है ये द लेदर भी तो भाग सकते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, इनकम टैक्स पेड इज टू बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, बैड डेट्स रिकवर्ड इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, एंड बोनस पेड इज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंस. डेटर्स और क्रेडिटर्स का सेट ऑफ, दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर. दोनों एडजस्टमेंट्स में स्मॉलर वैल्यू कितने की है चिल्ड्रन? इसको डेटर में से भी माइनस करेंगे एज वेल एज क्रेडिटर में से भी माइनस करेंगे. इट्स जस्ट लाइक दैट, मैंने आपसे 100 करोड़ रुपए लेने हैं और आपको 90 करोड़ देने हैं, तो नेट हमारा हिसाब किताब कितने का होगा? 10 करोड़. 90 ना आप मुझे देंगे ना आप मेरे से लेंगे. समझ में आ गई बात? नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, पर्सनल असेट्स कंट्रीब्यूटेड, दहेज का फर्नीचर मतलब घर का फर्नीचर बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दिया तो कैपिटल में आप प्लस करेंगे बच्चों और फर्नीचर में भी. नाउ आफ्टर एडिंग वी विल कैलकुलेट व्हाट? डेप्रीसिएशन. कुछ लोग दहेज की बात सुन के बड़ा खुश हो गए, इसका मतलब उनकी शादी में उन्हें दहेज जरूर चाहिए है. वो दहेज प्रथा के खिलाफ नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, जेल में सड़ेंगे ऐसे लोग. चले आगे. कंटिंजेंट लायबिलिटी पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी. स्कूल से फोन चला गया, आपका वार्ड यहां पड़ता है, आपको बुलाया गया है, कंटिंजेंट लायबिलिटी. आके पापा मम्मी सूद भी सकते हैं और नहीं भी. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का स्टुपेंडसली बेस्ट एग्जांपल जो आपके लेवल पे होगा वो यही होगा बच्चों कि आपने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया. 31 मार्च को बैंक इज इन अ डिलेमा कि पता नहीं हमें ड्यू डेट पे अप्रैल में पैसा मिलेगा ड्रॉई से या नहीं मिलेगा. तो 31 मार्च को बैंक मैनेजर ने कॉल किया कि भाई आपके बिल की ड्यू डेट तो अभी कुछ दिन के बाद है, हम तो इसको डिस्काउंट कर चुके हैं, अगर ड्रॉई भाग गया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और ड्रॉई ने अगर हमको पैसे दे दिया तो नो प्रॉब्लम. तो हम इस बात की नोटिंग करेंगे अपनी बैलेंस शीट में
एट अ सॉरी एज अ फुट नोट, और यहां पे इस बात को शो करेंगे दैट एक बिल बैंक से डिस्काउंटेड है जिसकी अभी ड्यू डेट आई नहीं है। समझे इस बात को? पक्का? तो इसका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर रहेगा। ऐसे और आइटम्स आपको 12th में पढ़ाए जाएंगे। जितना इस्तेमाल हो गया दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस, और जितना अनयूज्ड है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। बीइंग अनयूज्ड चिल्ड्रन, बैलेंस शीट में कहां जाएगा? स्टॉक है तो असेट में, और जितना यूज हो गया वो कहां जाएगा? पीएल में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, ओपनिंग स्टॉक प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देना है? माइनस। तो 8,000 की स्टेशनरी खरीदी, 1,000 की पहले से थी, टोटल कितने की हो गई? 9,000। 800 की बच गई, तो आपने यूज कितने की? 8200। तो जितने की यूज की दैट इज एन एक्सपेंस। समझ गए बच्चों? देन इट विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट। पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस एसेट्स को यूज किया, तो बच्चों बिजनेस एसेट्स का जो भी पर्सनल पर्पस होगा दैट एक्सटेंट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? ड्राइंग्स। और जितना बिजनेस पर्पस के लिए होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। यही काम आपको सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन में भी करना है, और यही काम जो पर्टिकुलर कोई एक्सपेंस है उसमें भी करना है। हाउ टू ट्रीट ड्राइंग सबको पता है, क्या करेंगे? कैपिटल में माइनस, और एक्सपेंस है तो क्या करेंगे चिल्ड्रन? पीएल में डेबिट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? चलिए, असेट्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस की असेट को आप अपने घर ले गए, तो भाई बिजनेस की असेट जब आप अपने घर ले जाएंगे तो क्या असेट मारेगी आपको? नो। कैपिटल विल गो डाउन एज वेल एज असेट विल आल्सो गो डाउन, तो कैपिटल माइनस कर देंगे। फर्नीचर में भी क्या करेंगे? माइनस। बात गई? अब फर्नीचर में जब आप माइनस करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी चिल्ड्रन, उस पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा? परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। समझ गए? पक्का? चलिए, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ असेट। क्लास 12th में एडजस्टमेंट बहुत भयंकर तरीके से आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा? बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपके घर में पुराने जमाने में, आजकल नहीं आया करते थे लोग, पुराने जमाने में आते थे, टोकरे में ढेर सारे बर्तन भर के लाते थे लोग और बेचा करते थे। मेरी दादी माँ ने तो एक बार नया लेवाइस का ट्राउजर ही मेरा एक्सचेंज कर लिया, और बदले में मैंने एक जग खरीदा है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं था। उस जमाने में लेवाइस आता ही नहीं था जिस जमाने की बात बता रहा हूँ, बट ऐसा कर सकते हैं। तो आपने एक्सचेंज किया एक तरह से। आपके क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के, और फर्नीचर कितने का चलन? 40,000 रुपए का फर्नीचर उतने ही पैसे के क्रेडिटर को दे दिया गया, तो क्रेडिटर्स विल रिड्यूस एंड फर्नीचर विल ऑल्सो रिड्यूस। दोनों को माइनस करने के बाद क्रेडिटर्स पे प्रोविजन एंड फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए इस बात को? पक्का? सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट, कभी कभी मेरे मन में ख्याल तो नहीं आता, आपको ट्रायल बैलेंस में क्या नजर आएगा चिल्ड्रन? सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, जैसे 2,000 रुपए। रिपेयर्स डन ₹2,000 टू फर्नीचर वाज नॉट पोस्टेड टू रिपेयर्स। अगर पोस्ट कर दिया होता तो ये रिपेयर्स की वैल्यू 18 की जगह कितनी होती बच्चों? 20। तो आप रिपेयर्स में प्लस कर देंगे और सस्पेंस को उड़ा देंगे। तो काम आपने 2 किए, बट नजर सिर्फ टैंजिबली एक ही आ रहा है। समझ में आ गई बात? पब्लिशिंग बिजनेस, जितनी किताबें बिक गई वेल एंड गुड, जो नहीं बिकी वापस कर जाना, बट इसकी एक ड्यू डेट होती है, एक डेडलाइन होती है। डेडलाइन वाज 14th ऑफ अप्रैल। डेटर विल टेल अस कि वो खरीदेगा या वापस करेगा, बट ऑन 31st मार्च वी आर इन अ डिलेमा। डिलेमा मतलब माता जी दिल्ली में, दिल्ली माँ, कंफ्यूजन। वेरी गुड, चलिए पहली बार कुछ लोगों ने सही जवाब दिया क्लास में, वेरी गुड। तो डिलेमा में है कि पता नहीं ये जो डेटर है जिसको 20,000 के गुड 30 में बेचे, खरीदेगा या वापस करेगा। अप्लाइंग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, बुरे से बुरा क्या होगा चिल्ड्रन? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बुरे से बुरा क्या होगा हमारे साथ? वापस कर देगा। तो व्हाट यू विल डू चिल्ड्रन, आप कॉस्ट प्राइस को प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, इन ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज इन बैलेंस शीट। और ये जो सेलिंग प्राइस है ना चिल्ड्रन, इसको माइनस कर देंगे सेल्स में से भी एज, ओ सॉरी, सेलिंग प्राइस तो आगे था, इधर मार्क हो गया। हाँ, ये जो सेलिंग प्राइस है चिल्ड्रन, ये माइनस हो जाएगी
डेटर्स में भी एज वेल एज सेल्स में भी। पिक्चर अभी बाकी है। ये माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज रेट ऑफ प्रोविजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिंग एडजस्टमेंट। डेटर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमेशा, असेट में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो जो हमने डेटर में एडजस्टमेंट किया सब प्लस माइनस कर लीजिए, एकदम आखिरी में प्रोविजन को आप एडजस्ट करेंगे। समझ गए इस बात को? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, तो इसी के साथ एडजस्टमेंट्स का होता है बच्चों राम राम सत्य। ये भी बड़ा आसान एडजस्टमेंट है। बिजनेसमैन प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखेगा अपने भविष्य के लिए। सो जो पैसा उसने बिजनेस में छोड़ दिया, ये पैसा है तो उसका, बट रखा कहां पे चलन? बिजनेस में। तो फॉर द बिजनेस इट इज एन ऑब्लिगेशन। तो टिल प्रीवियस ईयर 70,000 रुपए गुल्लक में जमा हो गए, 20,000 इस बार और जमा हो गया, टोटल कितना जमा हो गया? 90। बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन अप्रोप्रिएशन, तो ये पीएल अकाउंट में कहां जाएगा चलन? डेबिट में। समझ में आ गया? तो रिजर्व इज जस्ट लाइक योर गुल्लक। आई रिपीट चिल्ड्रन, रिजर्व इज जस्ट लाइक योर गुल्लक। खोपड़े में बात गई। कंप्यूटेशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस आसान एडजस्टमेंट है भी। टोटल जनरल एक्सपेंस में 20 नजर आ रहा है, जिसमें से 4,000 एक पर्टिकुलर पॉलिसी का है जो एक्सपायर कब हो रही है चलन? 30 जून को। इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की ऐसे ही मिलती है। ये नहीं कि 14 महीने की पॉलिसी ले लो, 17 महीने की ले लो, नथिंग लाइक दैट। तो ये जो 4,000 रुपी है, इट इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। और आपका ईयर तो मार्च में खत्म हो जाएगा। अप्रैल मई जून कितने महीने बचे? 3 3 months. मंथ्स का निकलेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रीपेड। और कैसे प्रीपेड को ट्रीट करना है, दिस आई होप सो एवरीबडी नोज, उसको बताने की जरूरत। समझ में आ गई इतनी बात? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो देयर आफ्टर आपको मिलेगा एडजस्टमेंट जीएसटी का, जो आपने रिसेंटली पढ़ा था क्लास में। इसमें मैं एक ब्रह्मास्त्र बस आपको दे दूं, कैसा भी ट्रांजैक्शन में लिखा हो एडजस्टमेंट में जीएसटी, कैसा भी, आप इसकी एक जर्नल एंट्री पास कर लीजिए। उस जर्नल एंट्री में या तो इनपुट जीएसटी होगा डेबिट में या क्रेडिट में, या आउटपुट होगा डेबिट में या क्रेडिट में। इज दैट अंडरस्टूड? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर इनपुट डेबिट है और आपके एडजस्टमेंट एंट्री में भी इनपुट डेबिट है, चोर चोर मच्छर नहीं मारा, चोर चोर मौसेरे भाई क्या होंगे? ऐड। अगर आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट में है, आई रिपीट जर्नल एंट्री में डेबिट में है, आउटपुट जीएसटी मान लीजिए, बट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में है, तो क्या कर देंगे? टाका बढ़ा देंगे सर उनका, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? अल्टीमेटली आपकी एक वैल्यू आएगी जीएसटी की, ईदर इट विल रिफ्लेक्ट डेबिट बैलेंस और इट विल रिफ्लेक्ट क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया? अगर आउटपुट आया तो ज्यादा उम्मीद है क्रेडिट बैलेंस आएगा, इनपुट बचा तो ज्यादा उम्मीद है डेबिट बैलेंस। समझ में आ गया? सर अगर मान लीजिए इनपुट भी आ गया आउटपुट भी आ गया, फिर इनको भी तो सेट ऑफ करना है आपको। फाइनली एक ही आएगा, बस फाइनली एक ही आएगा। तो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो असेट में लिख दीजिए, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी में लिख दीजिए। समझ में आ गई जीएसटी की कहानी? पक्का? चलिए, तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। कोई क्वेरी है तो प्लीज